अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान हार रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाएंगे कि लोग जो हैं कोरोना वायरस को कितना संजीदा ले रहे हैं और क्या हालात हैं यहाँ के और किस कदर बद एहतियाती का बाज़ार गर्म है। सारी चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तनसर रज़ा। रज़ा भाई, क्या कर रहे हैं लाहौर में आप? बस लाहौर में घूमने फिरने आए हुए हैं, एग्ज़ाम दे के। पेपर दिए आपने? जी जी। किस चीज़ के पेपर दिए? ACCA। ठीक हो गए? जी ज़बरदस्त। तो आप तो इसका मतलब बड़े पढ़े लिखे जी माशाल्लाह। हैं, जी बिल्कुल बड़े काबिल। बिल्कुल कोई शक है। और क्या चाहिए आपको? सही सही। तो फिर तो आपके रिश्ते भी बड़ा अच्छा हो गया होगा। बिल्कुल अल्लाह ताला का करम है, रिश्ता तो हो गया। अच्छा, शादी कर ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कब की थी? तकरीबन 10 एक साल तक हो 10 गया। साल हो गए शादी किए हुए। तो ये पसंद की शादी की थी आपने? नहीं अरेंज। अरेंज? तो बस एक ही काफ़ी है? नहीं नहीं 2 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 2 शादियाँ की हुई हैं? कब से? 10 साल से। कितने गैप से की दोनों? 6 महीने के गैप से। तो दोनों मोहब्बत की? दोनों अरेंज। घर वाले साथ थे आपके? हाँ दोनों में तय था कि ये अरेंज करनी? तय था। नहीं तो शादी करते ही पहली भाभी को पता था कि इन्होंने दूसरी भी करनी है? पहली भाभी पता था उसको भी। या रो धो के मानी बेचारी? बस वो जैसे देख लें जिस तरह होता है। किस तरह उन्हें समझाया, किस तरह मनाया? बस मान गई। नहीं, क्या कोई आपको स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा ना? नहीं कोई इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। कुछ भी कैसे मना लिया? क्या कहा, क्या लारा दिया? बस यही लारा दिया है भाई, दुनिया तूफानी है। हाँ, इस दुनिया में वही है जो बंदा करके गुजर जाता है, और शादी तो आपने उसी दिन से उसकी दुनिया फानी बना दी। फानी बना दी। जीते जागते बंदे को कहा कि फानी है फानी, ये नहीं, हकीकत तो है। जीता जागता बंदा है उसका फानी तो हमारा ईमान है कि वो कल कला को हमें हिसाब देना पड़ना है। कल कल तो आज भी आ सकता है। कल वो जो नहीं, आज इस लम्हे तो तुम जिंदा हो ना भाई। बिल्कुल वो फानी कंसीडर तो नहीं होगे ना? हाँ, लेकिन ये एक उसके पहली वाइफ का तो आपने उसी दिन ही हालात फानी वाले बना दिए। नहीं वो उसको हाँ। ये समझाया ना भाई जिंदगी की हकीकत क्या है। इस जिंदगी में ये चीज़ मानी नहीं रखती कि मैंने कितनी शादियां की हैं। हाँ ये चीज़ ये हकीकत कितने नहीं को रखता। खुश रखा है अल्लाह ताला की। नहीं, आपने फरमाया कि इस दुनिया में ये चीज़ अहमियत नहीं रखती कि मैं कितनी शादी करने जा रहा हूँ। दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती। इस दुनिया में जो मैटर करते हैं तो वो आपने एहसास। नहीं, एक मिनट, आप जिस बंदी को मटेरियलिज्म के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं तो आप मटेरियलिज्म हरकतें फिर क्यों कर रहे ये हैं? मटेरियलिज्म वाली हरकत नहीं है। फिर क्या है? ये बिल्कुल एक इंसानी जज्बात को, यानी कि इंसानी जज्बात के मुताबिक। तो यानी उनके जज्बात किल कर रहे हैं आप। किल नहीं हम है। सिर्फ आप जज्बात की बात कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। अब हम कोई मजहबी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल, नहीं, कोई नहीं, दीनी नहीं, बात नहीं कर रहे, कोई आप जो शरीयत के हुक्म मुझे सुनाने वाले हैं नहीं, वो नहीं, मैं बात नहीं कर रहा। नहीं। मैं तो जज्बात की बात कर रहा हूँ। अब जज्बे की अगर बात करें तो जज्बे किल कर रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल मोहब्बत में शरीक ठहराया आपने। एक मोहब्बत मर्द जो है मोहब्बतें बांटने वाला होता है। मर्द को जब अल्लाह ताला ने 4 के इख्तियार दे दिए, इसका मतलब नहीं, आप अभी हमने तय किया था कि कोई दीनी हवाला आप नहीं लाएंगे। दीनी तो नहीं है ना ये। आप तो जज्बात का हवाला ले एक आएंगे। आसमानी हवाला है। नहीं, आप जज्बात का हवाला बताएं ना मुझे। बात भी मर्द के इस तरह से बिल्ट हुए हैं कि आपने मर्द कैसे मनाया कैसे? बस वो खुद मान गई है कि रब की रजा को मान गई। नहीं, कोई उनको नकदी पैसे पूसे को लारा चारा को कोटी चोटी को गाड़ी छाड़ी क्या दिया? नहीं बस वो माशाल्लाह दीन गोलगप्पे खिला के मना लिया, बस ऐसे ही समझे। मुफ्त में ही मना लिया। ऐसे ही समझे। बड़ा दाल लगा हुआ है भाई तुम्हारा। सब कदा लग सकता है अगर इस तरह कैसे? से करे। प्यार भरी बातों से उसे अपना मना ले। बेवकूफ बनाया प्यार भरी बातों से। औरत तो प्यार की भाषा मानती है ना, ये नहीं। प्यार से जब आप दुनिया को प्यार नहीं की तो भाषा भाभी ने कोई डूंगा नहीं तोड़ा, नहीं कुछ कप कुप नहीं तोड़े। जब उनको प्यार की भाषा समझाई उन्हें समझ आ गई। उन्होंने कहा नहीं कि तुम एक वक्त में 2 लोगों से प्यार कैसे कर सकते हो। एक वक्त में 4 लोगों से भी प्यार किया जा सके। एक भाभी वक्त को कैसे समझाया? इसी तरह समझाया ना जिस तरह आपको समझा रहा हूँ। 4 लोगों से एक वक्त में प्यार कर सकते हो? हम बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कहना है इंसान की, मर्द की केमिस्ट्री इस तरह से डिजाइन की गई है, बंदा 4 से ज्यादा से भी प्यार कर नहीं, सकता आपको है। पता है कि इंसान अभी मेरी देखें। बात सुने, अगर खातून की विल शामिल ना हो दूसरी शादी के लिए, उसकी विल और उसका बयान हल्फी अगर मर्द के पास ना हो तो अब वो जेल की सलाखों काटता है। बिल्कुल पता है आपको? बिल्कुल, लेकिन ये शरई तौर पे तो गलत है। नहीं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हमारे कानून की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे जिस जगह आप खड़े हैं हम उस कानून की बात कर रहे हैं। हमारे कवानीन कई सही डिजाइन ही हुए हैं, लेकिन ये सर हम है जो कानून है उसकी बात कर रहे हैं। इस्लामी नजरियात। अब आप तीसरी चौथी की कैसे जाएंगे?
बस मुझे ये बताएं। ये है हमारी अल्लाह ताला ने जो लिखी हुई है किस्मत में, वही नहीं, तीसरी चौथी का जो प्लान था आपका वो तो डब्बे में रह गया ना। नहीं, प्लान तो सब पिक्चर तो फ्लॉप हो गई ना बस। हमारा प्लान तो नहीं है, प्लान तो ऊपर वाला बनाता है। नहीं, आप सोच लईसा ले ले इंसान ना, इल्लमा साज इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश करता है। आपको दूसरी बेगम घर बैठे मिल गई, कोशिश की तो मिली ना। कोशिश तो मैं अपना बिलियनर बनने की कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं बना। वो अब आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वही तो डायरेक्शन तो मेरी कितनी अच्छी समझ है आपकी, कितनी बेहतर समझ है। बिल्कुल मेरी सीधी है। नहीं, ये तो फैसला कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट कर सकता है कि आप जो डायरेक्शन बता रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमी का पैनल वो कहे कि ये फजूल डायरेक्शन है। इस तरह बिलियनर क्या कखपति बनेगा। हम खुद फिर हम खुद फ्यूचर के इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, वो तो एक अभी रिजल्ट आने दे। रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट तो आया हुआ है 10 पेपरों का। अभी बाकी को तो आना है ना, अभी तो पेपर दे के आप आए। वही हमें अपने आप पे बिलीव है। अब तीसरी नहीं हो सकेगी आपकी। नहीं, इंशाल्लाह। कैसे? जहाँ अल्लाह ताला की दो बीवियों की विल कैसे आप? यार मैं कहता हूँ वो विल लिख के देंगी आपको कि हम कहती हैं कि ये तीसरी शादी कर ले, और तीसरी फिर कहे कि हम चाहते हैं चौथी शादी कर ले। कहता हूँ अल्लाह ताला उनके दिल में। भाई मेरी बात सुनो, आपका नाम पूरा क्या है? मुस्तनसर रजा। रजा भाई, अगला प्रोग्राम आपके साथ मुल्तान थाने में ना करना पड़े। नहीं ध्यान करना। बहुत शुक्रिया। और मास्क वगैरह? मास्क वो भी गिरा है, नीचे गिर गया, अभी उठा के। आपका प्रोग्राम देखने वाले ये ना कहें कि यार बड़ा गिरा हुआ मास्क है इसका। पता है इतने रश में बंदे के कुछ भी गिर सकता है, मास्क क्या चीज है। ख्याल रखा करें, क्या रखा करें, ख्याल रखा करें। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शादियों का नहीं, मास्क का सबका ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जरीन। तो खैरियत है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मामला कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस टाइम पास हो रहा है। सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा घर में सब खैरियत? है। रोटी छोटी अच्छी जा रही है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस जा रहे हैं तो उस पर शुक्र है। गोश्त तो रोज आप खाते होंगे, इतनी बड़ी सवारी चलाते हैं। क्या सवारी चलाते हैं, इसमें क्या गोश्त खा लेंगे? नहीं मैं क्या इसमें क्या गोश्त खा लेंगे? नहीं, आप मुस्कुरा के मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तरदीद कर रहे हैं? तरदीद कर रहा हूँ कि इसमें तो हम इतने कमाते हैं कि भाई घर में आपको पता है कि बच्चों के लिए गैस डालते हैं, ये वो, तो बस हम क्या खा लेंगे इसमें? कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं, फिर बस इतना गुजारा है, बस गुजारा ही करना पड़ता है, क्या करें। सवारी मिलती नहीं है, जब मिलती है तो पैसे नहीं खरीदती है। आगे आपको पता है सब कुछ महंगाई हो गई है। बच्चे आओगे कितने? बच्चे हमारे 8 बच्चे माशाल्लाह। कमाते कमूते भी हैं? नहीं कमाता हूँ, बस वो 8 बब्बर शेर बैठ के खाते हैं बस? बस 3 बच्चे छोटे हैं, बच्ची है, 3 बच्चे हैं, वो छोटे हैं, अभी उम्र कम है उनकी? उम्र कम है। बाकी बच्चे हैं तो बच्चे आपको पता है तो बड़ा बड़ा कुनबा है आपका माशाल्लाह। बच्चा वो तो घर अपना है? नहीं, घर किराया पे। अच्छा, तो ये तो 3 बेडरूम तो बच्चों के लिए ही चाहिए, आपका घर फिर बड़ा होगा काफी। नहीं, 1-2 कमरे हैं बस। 2 कमरों में, एक में 8 बच्चे और एक में मियाँ बीवी? बस यही गुजारा कर रहे हैं। ये क्या? यही गुजारा कर रहे हैं। बच्चे तो हॉस्टल के कमरे में रह रहे हैं, इस तरह लग रहा है। नहीं, बस यही समझ लो। तो फिर तो चुप भी करवाना पड़ता होगा, इतने न्याणे एक कमरे में चुप ही नहीं करते। यार वैसे क्या बता, जब अभी तो उम्र गुजर गई, हम बूढ़े हो गए हैं, मतलब ये कि एक कमरे में आप और भाभी, एक में 8 बच्चे? नहीं, बच्चे तो अभी 1-2 मदरसे में है ना, मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो रात तो घर ही रहते हैं ना? नहीं, मदरसे में होते हैं, वो कोटा दुर्माले। 6 बच्चे अब एक कमरे में? फिर भी 6 काफ़ी हैं। हाँ, हैं? काफ़ी है यार। अल्लाह ताला ने रहमत की है, नेमतें दी हैं आपको, तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? बस जिंदगी तो गुजर गई। नहीं, अभी तो आप माशाल्लाह इससे ज़्यादा गुजर गई जिंदगी। अभी अभी तो क्या तो चंद दिन रह गए हैं, बस दिन गिनते रहते हैं। जिंदगी तो गुजर गई है। अल्लाह जाने 100 साल और पड़ी हो, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह को ही पता होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की 50-60 साल उम्र है, तो हमारी 50 साल उम्र हो गई है। अभी आगे पता नहीं 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, ये तो अल्लाह ही जानता है, उसको वही जानता है, अल्लाह ही जानता है। तो ये ठीक गुजारा हो जाता है, घर का खर्चा खुर्चा निकल आता है? बस गुजारा ही करते हैं बस। लेकिन आप बच्चों को पढ़ा कैसे सकेंगे, क्या करेंगे? ये तो पढ़ने के एक मदरसे में 2, बाकी स्कूल में जो है तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि खर्चे आपको पता है महंगे हैं। बाकी बच्चियाँ हैं वो तो पढ़ी ही नहीं है, मदरस बस सिपारा मिपारा कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी है बस। क्या हाल है आपके? अल्लाह का सवाल। क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान भाई, कहाँ फिर रहे हैं? सवारियाँ ढो रहे हैं? जी हाँ, सवारी के लिए खड़े हैं हम। ठीक चल रहे हैं मामला? शुक्र है, अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, शुक्र खा रहे हैं उसका, अल्लाह का सवाल। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मेरा ख्याल है कि 12-13 घंटे रिक्शा चला रहा हूँ। 12-13 घंटे सिर्फ ड्राइविंग करते हैं आप? जी। बड़ा सख्त है ये तो, बड़ी ड्यूटी सख्त है। बस क्या करें, ये घर भी तो चलाना है ना, फिर अकेले हम बंदे हैं कमाने वाले। तो चल जाता है इस तरह?
चलता है, थोड़ी मुश्किल आती है लेकिन फिर भी मतलब खुला डुला खर्च नहीं कर पाते। दूल्हा होता ही नहीं है भाई साहब। कितना कुनबा कितना है, बच्चे बुच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, अच्छा, मैं बीवी, हम मेरी वालदा मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि और कौन है घर में कमाता है? कोई भी नहीं, बच्चे भी छोटे हैं अब अकेले ही कमाते हैं? जी। अभी तो बड़ा बेटा 11 साल का हुआ है अभी। तो फिर आपको तो इसका मतलब है शहर से बाहर जाने का, किसी दोस्त से मिलने का, कोई शादियां अटेंड करने का, हल्ला गुल्ला करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये 28 तारीख को साली की बेटी की शादी है, वो टेंशन लेकर बैठा हूँ। क्यों? कोई अपनी बहन भाई की शादी हो ना, वो एक लैदाबाद। अब जाहिर है बीवी की बहन की बेटी की शादी है तो उसने तो पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, तो क्या अभी भाभी तो आपको खाने में नमक आजकल ज़्यादा देंगी अगर आपने बात ना मानी, जाहिर है जी वो ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है सर। यहाँ लगता है कि आलू गोश्त अगर पका तो उसमें वो मिर्चों का डब्बा ही डाल देंगी पूरा। सर जी आलू गोश्त, खैर गोश्त खाए को भी तो ईद की खाते हैं गोश्त, ठीक है ना। फिर तो बस क्या कह सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे अटेंड शादी? देखें अभी जाहिर है किसी से पकड़ के देखेंगे शादी, अगर कोई होगा भी यार दोस्त कोई। इतनी सलामी डालनी पड़ेगी आपको? कम से कम 2000 रुपया तो डालेंगे। ये कम से कम ये शादी मुझे 15 से 20 हज़ार में पड़ गई। बच्चों के कपड़े, कोई बीवी के, कोई अपने, तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं तकरीबन कोई कपड़ा वगैरह नहीं बनाया घर का। मुझे डर लग रहा है आप मोबाइल फ़ोन बंद करके गायब ना कहीं हो जाएं। ये देखें मोबाइल ये रखा हुआ है। नहीं, शादी से एक दिन पहले नहीं ऐसा नहीं कहा, आज तक नहीं हुआ ऐसा, फ़ोन कभी नहीं बंद किया। ये ना हो कि भाईजान को भाभी ढूंढती फिरें, नहीं ऐसी कोई बात, आपको ढूंढने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ जाए, अल्लाह ना करे ऐसा। लाहौर टीवी खबरें चला रहा हो कि हमारे भाईजान कहाँ गायब हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, फिर तो देखेंगे जो अभी दिन पड़े में जो होगा देखा जाएगा। 20-25 हज़ार कहाँ से इकट्ठा करेंगे? बजट में से कहाँ से निकालेंगे? मुझे सवारी तो वही है, वही हिसाब है सवारियों का। तो तकरीबन सुबह 7 बजे का निकला हुआ हूँ, तकरीबन 7 बज गए होंगे या 6 बज गए होंगे तकरीबन। तो सर में दर्द हो रहा है, टेंशन लेकर बैठा हूँ। नहीं तो टेंशन ना लें, जो फिर अल्लाह को मंजूर। हाँ जो ऐसे होता है, भाभी को भी कन्विंस कर ही लेंगे आप देखें कि भलिए बस ऐसा ही होना सी। ये है कि उसको भेज देंगे कि जाओ बच्चे ले जाओ साथ, मैं आ जाऊँगा फिर। यही हो सकता है तो ना। आप तो शादी अटेंड ही नहीं कर सकेंगे। चलें बच्चे तो देख लेंगे ना, उसकी बहन की बेटी की शादी है। मैं कहता हूँ आप भी थोड़ा आउटिंग कर लें, इतना मेहनत करना होती है। मैं करता हूँ, तब मैंने आपको बताया तो है 12-13 घंटे, मेरा 12 घंटे होने वाले हैं तकरीबन। मैं इस वक्त फुल थक चुका हूँ। तकरीबन 700 से 800 रुपये सेल की है, उसमें से 250 रुपया रेंट चला जाए। भाभी ने क्या डिमांड क्या की कि कितने पैसे उनको चाहिए? कम से कम। सच्ची बात तो ये है कि अभी हम मुल्तान से आए हैं इधर। अच्छा, हम मुल्तान के रहने वाले हैं, मैं तो बेसिकली इधर ही रहता था। तो अभी जो है घर जो है ना इधर किराए पे लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा देखिए अब आप तुम अपनी बहनों के पास आ गई हो तो ज़्यादा तंग नहीं करना, क्योंकि अभी कर्जा उठा के ना तो सारा सामान वगैरह लेकर आए। भाभी समझती हैं फिर इन बातों को? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी समझती। प्यार से ही समझ लेती हैं? हाँ जी, या आप गुस्से में आ जाते हैं? उससे में कोई चक्कर नहीं है सर। या वो गुस्से में आ जाती हैं? नहीं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। घर में कोई लड़ाई नहीं कभी हुई? नहीं, इतनी खामोशी कैसे रहती है? कभी कभी हो जाती है। किस बात पे होती है? यही कि मैं घर में कभी खर्चा नहीं होता, क्योंकि मैं घर मेरा शदरे में है, खुद मैं रहता हूँ। अभी शदरा कितनी दूर है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर है। मैं गुलशन हावी में रहता हूँ, तो गुलशन हावी में बच्चे लगाए हुए ना स्कूलों के, तो अभी दोस्त का कारखाना है, मैं उधर सो जाता हूँ। तो आप घर जाते ही नहीं? घर एक दिन छोड़ के एक दिन बजाता हूँ। अभी आज सुबह आया हूँ तो कल जाऊँगा घर अपने, सिर्फ बच्चों की वजह के बच्चे लेट ना हो जाए। अगर ये चले गए तो यही एक सहारा बना हुआ है। या वैसे ही आप चाहते हैं घर वालों से मोहब्बत बनी रहे, दूर कम चेहरा दिखाऊं? नहीं ऐसी कोई बात अच्छा? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये चक्कर है? नहीं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। क्या मतलब है कि इस दफ़ा आप शादी पे कोई लाखों लगाने वाले हैं? मुझे अब ये लग रहा है। ऐसी कोई बात, अल्लाह करे हमारे पास लाखों हो तो लाखों लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर देखा जाएगा। जो नहीं तो वही कुछ हज़ार में काम चल जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि 3-4 हज़ार भी हो जाए फिर भी हो, देख लेंगे शादी। हाँ ठीक है, ये भी है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, इतनी प्यारी शाम है, हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा है, आप उदास बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है? ये काम नहीं है।
तो आज सुबह से काम कर रहे हैं? सुबह से तकरीबन 8 बजे निकाला है रिक्शा। तो सुबह से कितने लोगों को आप उनकी मंजिल तक छोड़ के आए हैं? 4 लोगों को। कुल टोटली 350 रुपया पकड़ा। 350 कमाया। और आप 8 बजे से निकले हुए हैं, ये तो 12 घंटे आपको होने वाले हैं। यहाँ पे 3 घंटे हो गए खड़े। क्या चक्कर है, इस तरह क्यों हो रहा है? रास्ता बंद है, आवाम इस तरफ आ ही नहीं रही। हाँ, ये रोड भी आज बंद है। इस तरफ आ ही नहीं रही। कल और मिला के आज है ना, कुल टोटली मैंने 800 रुपया भी नहीं बचत की। अभी लाहौर में 200 रुपया रोटी का खर्चा 2 दिन का, 400 ये हो गया। 30 रुपये स्टैंड का किराया, 460 ये हो गया। 130 रुपये का मोबाइल पे लोड करवाया, यानी कि कुल टोटली कल का और आज का खर्च ही हुआ जो आमदन हुई। कितने आपके बाल बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं आप? सही बात। बच्चे उधर ही हैं? हाँ। तो बच्चों को फिर खर्चा हफ्ते के हफ्ते भेजते हैं? कल बेचना था लेकिन नहीं बेच सका। एक तो मेरे ऊपर दीवार गिर गई थी, चोटें आई, 10-15 दिन घर पे पड़ा वो रहा। किस जगह हुआ? सही बात। कैसे गिर गई, क्या हुआ? वो ईंटें दीवार के साथ चारपाई डाल के बैठे थे, दीवार गिर गई, गिर गई। चोटें आई हैं। बचत हो गई, शुक्र है खुदा नहीं, 15 दिन चारपाई पे पड़ा रहा हूँ। का। मैं कि जान जून बच गई आपकी। अभी लंबी सवारी नहीं उठा सकता, सिर्फ छोटी सवारी 50 रुपए की उठाऊंगा, इससे गुजारा ही नहीं हो रहा। बहुत कम चला रहे हैं। हाँ। अभी फिजिक पूरा फिट नहीं है आपको? नहीं, मेडिकल ग्राउंड्स पे हैं अभी हैं? वो घर किधर से भेजेंगे पैसे, ये बात तो है ना। अच्छा, अभी दवाई खा रहे हैं? दवाई दोस्त कह रहे हैं लो लो लो, किधर से लें? आमदन होगी तो फिर यार 150-200 रुपया भी नहीं है जेब में। नाम पूरा क्या आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे बचत होगी? एक ना दोस्त है, उसको कहा है, वो कहता है कि मालिश बना रहा हूँ, मालिश बना के दूंगा आपको। नहीं, आप मेडिसिन लें, दवाई बड़ी ज़रूरी है। मालिशों का अल्लाह जाने क्या मामला है, वो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता। मालिश है ना जिस्म को गर्माइश देने के लिए। नहीं, वो आप करें मालिश भी, लेकिन दवाई तो लें साथ। दवाई नहीं लेंगे तो वो सिर्फ मालिश से नहीं आराम आएगा। हमने तो वो मालिश बना के देता था, जब कोई मसला हुए तो वही लगा लुगू लेते हैं बस। दूध हल्दी भी इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है। वो करता हूँ, लेकिन साथ में आप मालिश के साथ दवाई आप लाजमी लें। दवाई कितने की बन जाती महीने की? दवाई पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर अस्पताल दिखाना पड़ेगा, फिर दिखाया ही नहीं? नहीं, उसकी फीस है, फिर उसका ना क्या वो, फिर मेडिसिन, फिर डॉक्टर के पास गए ही नहीं आप? इधर सारे अस्पताल फ्री हैं, किसी के पास जाएं। ज़्यादा ना दवाई बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम। नहीं, अभी क्योंकि आपको इंजरी आई है हाँ। और क्योंकि जख्म आए हैं तो दवाई आप ले लें। बस दिल नहीं करता। हड्डी उड्डी का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? हड्डी का फ्रैक्चर नहीं है, दिल ही नहीं करता किसी डॉक्टर के पास जाने। मेरी शुरू की आदत है, मैंने कभी ना सर दर्द की गोली ना कोई मेडिसिन, यानी कि बहुत कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, बहुत। अच्छा, जो कितनी भी ज़रूरत हो मैं मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता। डॉक्टर को चेकअप तो करवा लें, जहाँ जहाँ दर्द है उसे बता तो लें। सारे हॉस्पिटल्स में फ्री पर्ची है, आप जाएं, जाके करवा लें। किसी बस। अस्पताल में चले जाएं। दिल ही नहीं करता जाने को। दिल नहीं करता। अच्छा, तो फिर परेशानियाँ चल रही हैं। बस यही कारोबार नहीं, यानी कि यही है ज़हन में, यार को काम कर लें, उधर जो टाइम ज़ाया करना, इधर खड़े हुए यार सवारी उठाएं, बस 2 पैसे बचें, सवारी उठाएं 2 पैसे बचें। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे धक्के खाते इस तरह तो आपकी सेहत और ख़राब हो जाएगी। नहीं, ये रूटीन है, ये रूटीन तकरीबन 6-7 साल से है। इसी से सेहत ख़राब होगी। नहीं होती। अगर आप एक रूटीन में ना 8 घंटे काम करते हैं तो वो 8 घंटे ही करता है। हम 16 घंटे काम करते हैं तो हम 16 घंटे ही खड़े रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो फ़र्क इस तरह पता नहीं चलता। नहीं पता। एकदम फिर इंसान को पता चलता है कि वो, आप शीशा देखेंगे ना, शीशा आईना जिसे कहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। ठीक है, सही। आप डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चले गए हैं काम कर करके एक ही रूटीन में, तो इंसान की जहनी जो हेल्थ है वो मुतासिर हो चुकी होती है, पता उसे बाद में चलता है। आपके सामने कुछ सवारी आएगी ना, अनारकली जाना, रास्ते बंद है, कहना 50 देंगे। आज से 5 साल पहले भी ये 50 रुपये किराया था और आज भी 50 रुपये ही है। 5 साल में हर चीज़ की लिमिट डबल हो गई कि 170 से 250 पहुंच गया, यानी कि हर एक चीज़ है ना डबल लिमिट में हो गई। लेकिन सवारी का जो हमें जो पेमेंट करती है कोई भी सवारी, वो आज से 5 साल पहले का जो किराया है ना वही देती है। अभी हम आवाज़ देंगे, आओ सर जाना है, कहाँ जाना है, नारकली 50 रुपये।
वो यार 70 रुपये या 80 रुपये, कहता है यार 50 देते हैं, वो यार 60 रुपये दे दो। बात नहीं करनी, दूसरे रिक्शे वाले ने ऐसे इशारा करना है आ जाओ इधर। उसके पास गए, दूसरा नहीं तीसरा बेसिकली 50 रुपये में ले ही जाता है, तो फिर मजबूरी में हमें भी वो 50 रुपये में लेके जानी पड़ती है। यानी कि आमदन कम है और अखराजात डबल है। ये नीली आंखें हैं? नहीं, कुदरती। हाँ, नीली कुदरती हैं। वाह 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 वाह। कुछ हमारा पैगाम दे सकते हैं वज़ीर आज़म को? आपका पैगाम वज़ीर आज़म के नाम? आपका नाम क्या है? वसीम। वसीम भाई, कहाँ रहते हैं आप? लोअर स्कीम बोर्ड। और कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 2004 से। क्या पैगाम है आपका? झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये क्या चाहता है अवाम के साथ, क्या चाहता है ये बंदा? क्या हुआ वसीम भाई? महंगाई तबाही फेर दी, कहाँ गया? अवाम मर रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। जो जो इन कामों में मुनव्वस है सारे 22 करोड़ लोगों की, हमें नहीं पता चोर हैं वो कुछ है। अवाम के साथ क्या कर रहे हो? इनसे पूछा जाए अवाम के साथ क्या कर रहे हैं ये? पूछें 300 रुपये किलो घी हो गया, 400 रुपये किलो मुर्गी हो गई, 380 रुपये। ये क्या दे रहा है अवाम को? कर्जे चढ़े हुए उन्होंने कर दिया। आपने क्या कहा? आपने क्या ऐसा क्या काम किया है? बताया ना मुझे, क्या काम किया आपने ऐसा? अवाम दिए, अल्लाह का शुक्र है करके खानी है। वजीर नवाज शरीफ को कोई जब से ये आया है ना, इससे बड़ा मैं आपको क्या कहूँ, हमें क्या लेना है ईमानदारी से इससे? सादा कमीन, क्या सादा कमीन है? अवाम इस बंदे ने यार लोटे तक महंगे कर दिए हैं, कोई चीज छोड़ी इस बंदे ने यार। एक से एक इसकी टीम में शामिल है। बात करो उसके पास 100 जवाब होते हैं। सब्र करो, सब्र करो, सब्र क्या करो? अगर इससे हुकूमत नहीं संभाली जाती, चला जाए यहाँ से, छोड़े हमारी जान। वही अच्छे थे, खुशहाली थी, कारोबार था, सारा कुछ था। क्या किया इसने आके? अवाम को रुला रहा है, नोनो आंसू बंदा ये। जो चीज़ लेने जाओ महंगी, जो चीज़ लेने जाओ दालें सब्जी महंगी। सब आप भी कर्जा ले रहे हैं जी, पीछे कर्जा उतारने के नहीं है। आप अवाम को क्या दे रहे हो? कमाल हो गई, शर्म करो बस, यही मैं कहना चाहता हूँ। कितने आपके घर बार बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? नहीं, छोड़ दिया है। 2 बेटी हैं मेरी, मैंने पढ़ाने छोड़ दिया, वसाइल ही नहीं है। बेटियों को भी नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा रहे हैं, छोड़ दिया। अल्लाह अपने दर से दे, हमें क्या लेना है इससे? या कोई भी है, हम लोगों ने तो अपने करके खानी है। ये सारा गुनाह किसके पर जा रहा है? जो जो इसके साथ मिला हुआ है। एक दिन भी स्कूल नहीं गई बच्चियां? नहीं गई थी, 8 पढ़ी हैं, बस छुड़ा दिए। अब नहीं वसाइल हैं, क्या करें? क्या बनेगा? बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है, क्या खुदकुशी करने पे आ गए हैं? क्या कहाँ कमाएं, क्या खाएं, क्या करें? बताएं, पेट नंगा करके बताएं। बाकी चीज़ें मैं नहीं चाहता, अल्लाह से मैं मांग देंगे। ये तो खुद बड़े, आपको नहीं पता, आप दिल पे हाथ रख के कहें क्या हाल कर दिया इस बंदे ने यार, इस महंगाई में। करा कि नहीं करा? हद हो गई। कैसे गुजारा सारा दिन चलता है? खा लिया नहीं खा लिया, ये बातें नहीं बताने वाली, ये शर्म आनी आएगी फिर। क्या ज़रूरत है बताने? मेरे साथ तो अल्लाह के साथ रब्ता है, बताने की क्या ज़रूरत है? उसने कौन सा कर देना, ना हमें चाहिए उसका। कोई दोस्त हेल्प नहीं करता? कोई है? ना करे, अल्लाह पाक ऊपर है, बस अल्लाह देने वाला है, बस अल्लाह से लेना। ये खुद भिखारी हैं, इन लोगों से क्या कहना किसी से? इसको कोई इंसान बन जाए बस, इतना ही काफ़ी है। अवाम का पारा इतना तक चढ़ा हुआ ऊपर, जहाँ तक आ गया अवाम का पारा। यार गरीब का तो कुछ सोचता ना, ये अमीरों को जो मर्जी करता, गरीबों की दाल रोटी तक छोड़ दी इसने, वो भी नहीं छोड़ा यार बंदे ने यार। तो मास्क भी नहीं लगा? ये रहा मेरा, इसको पहना करें। क्या पहन के क्या करना है? इससे अच्छा है ऊपर निकल जाएं बस। तो बच्चों को कौन संभालेगा? अल्लाह है ना ऊपर, अल्लाह है ऊपर। लोगों की राय आपने जानी। अभी आपको वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आज तो आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी आपको इंडोज़ किया गया, एक्नॉलेजमेंट, मुबारकबाद। तो सारा दिन तो यही चल रहा है मीडिया पे।
आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखती हैं? बाद में बहुत सारे सियासी सवाल हैं मेरे पास करने को, लेकिन बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर और खातून होने के नाते इस एक्नॉलेजमेंट को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है सबसे अहम उस चीज़ में जो एक्नॉलेजमेंट है उन्होंने कहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनकी टीम। आप मत भूलिएगा कि कोई काम ऐसा जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिसमें इतनी कामयाबी मिली है वो अकेला तो कोई इंसान कर नहीं सकता। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे साथ मेरी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों सेक्रेटरीज, उनकी सारी टीम ने, मेरे साथ डॉक्टर्स, फिर सबसे बड़ी बात है जो मेरा जो टेक्निकल ग्रुप था जो हमें एडवाइस दे रहा था, मेरा ख्याल है हर बंदे का इसमें हिस्सा है। तो ज़ाती है कि मैं अकेली क्रेडिट ले लूँ इस बात की, ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है WHO की कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जब इस तरह के कोई काम होते हैं तो इसके अंदर टीम वर्क बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर सबसे बड़ी बात है आपको अपनी टीम पे एतमाद होना चाहिए, आपको अपनी टीम के ऊपर उनको ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो इक़दाम उठाते हैं वो ठीक हैं। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुझे अभी तक अपनी टीम में से कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। जिस तरीके से मेहनत की, आप देखिए आपके सामने हैं, कोविड के दौरानिया में जिस तरह की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पंजाब में हुई है शायद किसी और सूबे में इस तरह नहीं। फिर देखिए आपके एक लैब था हमारे पास, एक लैब को बढ़ा के 21 लैब बना दिए गए बस लेवल 3 के, जहां हम 500 टेस्ट रोज़ाना कर सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 22,000 से लेकर 25,000 रोज़ाना टेस्ट कर सकते हैं। और ये 1 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर ये सब कुछ डेवलप किया गया। फिर जिस तरीके से इमरजेंसी के अंदर हमारे लोगों ने काम किया, जिस तरह हमारे डॉक्टरों ने मेहनत की दिन रात, क्या डॉक्टर्स, क्या नर्सेज और क्या पैरामेडिकल स्टाफ, अगर ये सब फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे इतनी मेहनत नहीं करते, और उसमें आपको पता है कितने लोगों की शहादतें भी हुई। सबसे बड़ी बात है वाइस चांसलर हमारे निश्तर के जो वो शहीद हुए। तो ये जो भी हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है और मैं उस टीम की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, अपने डॉक्टर्स की, अपनी नर्सेस की, पैरामेडिक्स की, अपने सेक्रेटरीज़ की, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम की, कि इन सारों ने मिलके आज ये जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है और WHO ने अप्रिशिएट किया, ये सब उनकी वसादत से। डॉक्टर साहब, कोरोना के अदाद-ओ-शुमार जब आप देखते हैं टेबल पे आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, फिर वैक्सीनेशन के मामला, सारी चीज़ें, तो आप पुरुमीद हैं कि अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी और वैक्सीन भी लग जाएगी लोगों को, या आप समझती हैं कि अभी ये प्रोलॉन्ग होगा, इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी? देखें फाद, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि कोरोना गया कहीं नहीं, पर्टिकुलरली आपको पता है म्यूटेशंस भी आ रही हैं इसके अंदर। अहम चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल हर हाल पे अभी वैसा ही रखना है जैसे कि फुल ब्लोन कोरोना में होता है। वजह यह है मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है, माशाल्लाह हम लोगों ने इस वक्त तकरीबन 140% जो है वो तो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वैक्सीन लग चुकी है हमारे वर्कर्स को, और इसी तरीके से इस वक्त हमारे टर्शरी केयर में भी लग रही है। अब जो नई खेप आ रही है हमारे पास वैक्सीन की, उसमें वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है पहले उनको लगेगी, फिर उसके बाद जो 60 साल से ऊपर है उनको लगेगी, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 2 और 3 माह के अंदर बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन की जो है वो लोगों को लग जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन आएगी। डेफिनेटली वैक्सीन के आने से इंसान की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो वक्त भी आएगा जब वैक्सीन जो है बहुत सारे लोगों को वो कर देगी, बचा लेगी फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, क्योंकि जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर बड़ी उम्र के लोगों को लगे। तो इस वजह से मैं अभी भी आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें अभी कोरोना कहीं गया नहीं, आप मेहरबानी करके एहतियाती तदाबीरें उसी तरह रखें। इंशाअल्लाह हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 माह के अंदर मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए, ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी बूढ़े लोग, वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जिनको शुगर है, वो लोग जिनको हाइपरटेंशन है, सबसे पहले तो उन सबको लगाएंगे। और बहुत उम्मीद है क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट कोवैक्स की जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अदारा है, कि वो कम से कम 20% आबादी के लिए हमें फ्री वैक्सीन देंगी, तो वो तकरीबन 4 करोड़ बन जाता है, बल्कि शायद 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो।
तो जब ये तादाद आएगी वैक्सीन की, इसके अलावा हम खुद भी अब इस वक्त नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद भी कुछ प्रोक्योर करें। तो बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे और इस मूसी बीमारी से इंशाल्लाह हमारी जान छूट जाएगी। डॉक्टर साहब, जिन हेल्थ वर्कर्स को, बाकी लोगों को आपने वैक्सीनेशन जो है वो लगाई, उनका कुछ अब पता चल सके कि उनको दोबारा कोरोना होगा नहीं होगा या वो सेफ हो गए? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि असूलन तो ये होता है कि जब एक दफ़ा आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो अगर इन्फेक्शन भी लगे तो बहुत ही माइल्ड लगेगी। अगर लगे भी तो बहुत ही माइल्ड लगेगी, अव्वल तो लगेगी नहीं, और अगर लगी भी तो बहुत माइल्ड होगी। ये भी हो सकता है कि आज एक पहली डोज लगी और अभी तक वो बंदा जो है ये स्टिल वल्नरेबल, अभी उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, और कई दफ़ा लोग अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं इस खुशफहमी में कि मुझे वैक्सीन लग गई या मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो ये मेहरबानी करके जिनको वैक्सीन लगती है उनको पता होना चाहिए कि ये 2 डोजेज़ मुकम्मल होनी चाहिए। 2 डोजेज़ के बाद फिर आपकी एंटीबॉडीज़ टेस्ट होंगी देखने के लिए कि आपकी एंटीबॉडीज़ बनी नहीं। जब तक आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तब तक आप ख़तरे से बाहर नहीं हैं। तो आप मेहरबानी करके बहुत ख्याल रखा करें कि दोनों डोजेज़ के दौरानिया में आप अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज ना करें। ठीक। डॉक्टर साहब, पीडीएम की तरफ से सेनेट इंतखाब जब लड़ा गया तो वहाँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नकब लगाने में कामयाब हो गए और प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ा। अभी सारे रुख जो हैं, एक तो चेयरमैन सेनेट पे मरकूज़ हैं नज़रें कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो आप देख लें फिर सियासी तौर पर कितना ड्रॉबैक है गवर्नमेंट के लिए। वैसे मैं ये सोच रही थी, या अल्लाह, ये वक्त भी देखना था, पहले नून लीग ने इनको बाहर निकाला। अगर आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट आपको याद है ना, गिलानी साहब के खिलाफ। फिर गिलानी साहब को इन्होंने वो करवाया, क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई करवाया, नाअहल हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। जी, मद्दे के वक्त फिर ऐसा आया कि अब वो गिलानी साहब के महरूने मिन्नत है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल पार्टी जो गेम खेल रही है वो सबसे बेहतर गेम खेल रही है। मैं तो हंस रही थी उस वक्त देख के कि नून लीग वालों को पता ही नहीं उनके साथ हुआ क्या है। मतलब नून लीग तो पहले ही कहीं नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। पीपल पार्टी वाले जो हैं उन्होंने उनको अपनी भाग बटाने के लिए वो तो बैठे हुए हैं वहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें पीटीआई, नुकसान तो पीटीआई का है, चाहे वो पीपल पार्टी का कार्ड चलाए। देखिए, मेरा ख्याल है नुकसान पीपल पार्टी का, नून लीग का या मेरा नहीं। हमेशा याद रखिए कि करप्शन का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर इमरान खान एक जंग लड़ रहा है तो वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। मैं उनके साथ खड़ी भी इसलिए हूँ कि मैं करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रही हूँ। मैं उनके साथ ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं चाहती हूँ कि इस पाकिस्तान में करप्शन न रहे। करप्शन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो माशाल्लाह वो जो बीबी महारानी खड़ी होकर तकरीर जब देती हैं तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह से डरा करो। इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा, आगे नहीं जाना, अगले जहान किसी ने नहीं जाना। 10 दफ़ा तो सोचो बंदा क्या बात कर रहा है। कोई तो बताए हमें कि ये जो तुम्हारी वो कहते हैं अरबों की जायदादें कहाँ से बनी। हम भी तो हिसाब पूछ रहे हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा अगर करप्शन बन जाए और लोग ये बात एक्सेप्ट करना शुरू कर दे कि जी खांदे ने तो लांदे भी हैं ने। आपने ये जुमला सुना हुआ है, खांदे ने तो लांदे भी ने। अगर आपका मॉरल फैब्रिक, आपकी मोरालिटी और आपकी सोच का हिस्सा बन जाए करप्शन, आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएं, तो आप सोचें उस कौम ने कब तरक्की करी। डॉक्टर साहब, फिर एहतसाब का तराजू बैलेंस हो जाए। तरीन साहब को अब तक अंदर होना चाहिए। तरीन साहब अंदर होते हैं, कुछ इत्तेहादी होके इसमें। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, खुरा जाता था, मेरा ताल्लुक है, मैं तो कहती हूँ हर वो बंदा जिसने गलत काम किया उसको अंदर होना चाहिए। और एहतसाब अदालत को बहुत जल्दी हर किस्म के डिसीजन देने चाहिए। कोर्ट्स जो खड़ी हुई हैं इनको भी डिसीजन देने चाहिए। वजह ये है, अगर आप पाकिस्तान की बका चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी तरक्की के मंजिलें चढ़े, तो तब चढ़ेगा जब करप्शन ख़त्म होगी। जब आप करप्शन को ज़िंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर दें और बच्चे जो हैं वो सोचें कि हर चीज़ शॉर्टकट की तरह से हो सकती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कब पाकिस्तान कैसे बनेगा। यानी हज़रत कायदे आज़म, मैं तो उनके बारे में ये सोचती हूँ जब उन्होंने ये कहा था कि चाय भी अपनी चाय का खर्चा घर से लेके जाना, क्या हम उसकी पैरवाई कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की जो सोच है, हम उस सोच पे लब्बैक कहते हैं, हम इस बात पे बिलीव करते हैं
मैं ख़ास तौर पे इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब तक पाकिस्तान से करप्शन नहीं ख़त्म होगी, पाकिस्तान तरक्की के तरफ गामज़न नहीं हो सकता। और आप ये सोचें कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो आपकी फैब्रिक का हिस्सा बना हुआ है। उस फैब्रिक में से निकालना और लोगों की सोच में ये तब्दीली लेके आना कि नहीं, हमें किसी तरीके से करप्शन को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट करप्शन। अभी डॉक्टर साहब जितने भी सियासी तजज़ियाकार हैं वो मैं कहते हैं एक कि छोटी ये- सी तुम्हें बात बता जी, दीजिए। जी। स्विमिंग के लिए मैं सुबह अपनी पोती को लेके निकली, पिछले साल की बात है। सुबह सवेरे हम निकलते थे जिमखाना जाने के लिए, सुबह का 5:30 पौने 6 बजे। रेड लाइट थी, मैं ड्राइव कर रही थी, मैं रेड लाइट में से गुजर गई। वो मेरी 8 साल की पोती जो है वो जब तक मैं जिमखाना नहीं पहुंची उसने मेरे सारे रास्ते जान खाई रखी। दादी यू क्रॉस टू रेड लाइट, दादी आप रेड लाइट में से गुजर के गई, दादी आपने रेड लाइट क्रॉस की। मैंने उसको 2 मिनट कहा, मैंने कहा बेटा कोई भी नहीं नजर नहीं ले, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप रेड लाइट क्रॉस कर दें। वो मुसलसल बोलती गई, मेरी जान खाती रही वहाँ। आखिर में मुझे खुद शर्म आ गई, मैंने उससे माफ़ी मांगी। आई अपोलोजाइज टू हर बिकॉज आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। वो बच्ची 8 साल की मुझे बार बार कह रही थी कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। चाहे सुबह 6 बजे थे, वहाँ कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। रेड लाइट तो रेड लाइट होती है। तो मैंने दिल में सोचा कि मैंने 70 साल की खातून ने क्या उस बच्ची को सिखा रही हूँ। यानी मैंने उसको फिर माफ़ी मांगी। मैंने कहा बेटा मुझसे गलती हुई और आइंदा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम गलत काम ना करें। आप मुझे बताएं, जब तक ये सोच हमारी इस तरह की नहीं बनेगी हम कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इन तकलीफ इस बात की होती है कि हम वोट ख़रीदना, आपको भी पता है मेरी इलेक्शन के अंदर किस तरह बिक रहे थे वोट, याद है ना? आप तो गवाह हैं इस बात के। बाकायदा लोग लिस्टें लेके आया करते थे कि जी इतनी भी बड़ी मेहरबानी की थी, उन्होंने कहा जी 5000 दी वोट असी वैसे नहीं दे रहे तो 4 दी दे दें। मैंने उनसे कहा मैं तो मांगने वालों में से हूँ, मैं खरीद नहीं सकती, आपको भी पता है मैं खरीद नहीं सकती थी। तो मैं ये बात बता रही हूँ कि जब आप हालात इस तरह के कर दें तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? डॉक्टर साहब अभी जो मार्केट में अफवाहें हैं और जो सियासी पंडित जितने भी जहाँ भी हैं वो जो बातें बताते हैं, वो कहते हैं कि अब चेयरमैन सेनेट की तो गुफ्तगू हमारी हो गई, पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार भी गिलानी साहब अनाउंस हो गए, अभी बुज़दार साहब की कुर्सी जो है उसको ख़तरा है। बतौर हेल्थ मिनिस्टर और बुज़दार साहब की बहुत करीबी हैं आप, बहुत सिंक्रोनाइजेशन से काम हुआ आज के दिन तक, और इसमें वज़ीर आला के लिए राजा बिशारत साहब का फेवरेट नाम गिना जा रहा है और ये अफवाहों का बाज़ार करम है। और लोग कह रहे हैं कि ये जो शिगाफ पड़ा है और ये जो सेनेट में 19-20 हुआ और जिससे पूरी गवर्नमेंट लरज़ गई, उसके पीछे वजह ये थी कि इमरान खान साहब बुज़दार साहब के मामले में उन्होंने बात कोई ना मानी। तो ये हल्की सी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की अलामत के तौर पे भी मार्केट में ये चीज़ पेश की गई। मैं ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस लेवल पे क्या ये बातें ठीक हैं, कौन कौन सी बातें अफवाहें हैं और क्या क्या होने जा रहा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आप बात कहें वो बाउंस ना हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अगर मुझसे पूछें कि उस्मान बुज़दार साहब कैसे वज़ीर आला, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर सेहत के शोबे के अंदर इतना काम हुआ है, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि हमने 32,000 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, हम 5 नए इस वक्त अस्पताल बन रहे हैं, 5 नए बनने लगे, हेल्थ कार्ड हमने बांट दिए 52 लाख लोगों को, पूरे पंजाब को हम हेल्थ कार्ड देने लगे। आप मुझे बताइए क्या ये मुमकिन था अगर चीफ मिनिस्टर साहब मुझे सपोर्ट ना करते? तो मैं तो बतौर वज़ीर बहुत खुश हूँ जिस तरह की सपोर्ट उनसे मुझे मिली, बिकॉज़ जब मेरा कोई काम कहीं अटकता था तो मेरा फ़र्ज़ था मैं उनको पहुँचाऊँ ये बात। जब मैं उनको बात पहुँचाती थी वो मेरा मसला हल कर देते थे। तो और वज़ीर आला को क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए ना। हम जो वज़ीर हैं उनके, हमें कोशिश करनी चाहिए अपना काम मुकम्मल करें और वज़ीर आला साहब के पास जब जाएं जब हमें कोई मसले खड़े हों। और मुझे ये पता है कि ही इज़ अ वेरी अप्रोचेबल चीफ मिनिस्टर। जब भी कोई मसला बना और जब भी कोई मसला खड़ा हुआ और मैंने जब वक्त मांगा, जब टाइम मांगा, उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। तो मेरा ये मतलब है, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये जो चीमगोइयाँ चलनी पड़ शुरू हो जाती हैं ना, ये चलती रही हैं, आज से थोड़ी चल रही हैं। जब से मैं वज़ीर बनी मैं भी रोज़ाना निकाली जाती थी, 2.5 साल तो हो गए मुझे भी, और वो भी चीफ मिनिस्टर साहब को भी सभी निकाल रहे थे।
ये वो कहते हैं वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को उन पर बहुत एतमाद है, क्योंकि वो उनके जो खान साहब की विजन है उस पर वो काम करें। नहीं तो उधर से अदम एतमाद करके आपसे ऑपोजिशन ने बाकायदा तौर पे पंजाब छीन लिया, फिर क्या करेंगे? ये तो फिर छीनने की तो बात है। नहीं वो तो माहौल तो बन रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। तो हवा तेज़ हो तो आप डोर फिर तेज़ी से देते हैं, गुड्डी जितनी डोर मांग रही हो उतनी देनी और पड़ती वो है। कई दफ़ा ये होता है कि वो गुड्डी कट भी जाती है वो तो बगैर बो किए कि हवा तेज़ होती है। मेरा ख्याल है ये जो वो कर रहे हैं ना, गुड्डियों को बड़ा तेज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। हाथ में चीरे भी आ जाते हैं, आते हैं ना चीरे, उनसे पूछा करें जो पतंगें उड़ाते हैं कि हाथ में कैसे चीरे आते हैं, डोर के साथ चीरा भी आ जाता है, ध्यान रखा करें। दूसरी बात है, आप मुझे ये बताइए कितना शोर आप इनका सुनते आए, कितना शोर आपने सुना? करते तो वही काम है, वही काम किया ना उन्होंने, वोटों की खरीदारी, 2 नंबरी काम, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आप तक जब ये जम गोइयाँ पहुँचती हैं मार्केट से, इधर से उधर से, कुछ जर्नलिस्ट भी पूछते होंगे फ़ोन करके, कुछ आपके अपने कोलीग्स पूछते होंगे, बेशुमार लोगों से, आप चूँकि बड़ी अवामी हैं, बड़ा राब्ते में रहती हैं, तो आप फ़ोन बंद करने के बाद या किसी की बात सुनने के बाद दिल में ख्याल आता है एक लम्हे के लिए कि हो सकता है पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को हो, आने वाली हो? देखिए, मैं फ़ाद इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हर काम होता है, और जो काम होता है वो बेहतरी के लिए होता है, और मुझे बहुत एतमाद है। खान साहब क्या सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है खान साहब की तो सोच बिल्कुल क्लियर है, उसके बारे में तो आपको शक नहीं होना चाहिए। खान साहब ने 3 बातें कह दी। उन्होंने कहा नंबर 1, NRO तो किसी को नहीं मिलना। नंबर 2, उन्होंने कहा मुझे ऑपोजिशन में भी बैठना पड़े मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं करप्शन के पीछे पड़ा रहूँगा। एक बंदा जो है, एक ईमानदार इंसान है, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब ये फजूल किस्म की बातें करते हैं, इनको सामने नज़र नहीं आता नवाज शरीफ कहाँ बैठा हुआ जाके, और जाके यानी एब्सकॉन्डर डिसक्वालीफाई कब हुआ? जब इनकी अपनी हुकूमत थी। पनामा लीक्स कब आए? जब इनकी अपनी हुकूमत थी। फिर इन्होंने साग डार को जहाज़ में बिठा के खाकान अब्बासी साहब जो आजकल फरमान फरमाते हैं, छोड़ के आए वहाँ के, कहीं फिर वादा माफ गवाह न बन जाए, वलैत ही छोड़ा जाके फाइनेंस मिनिस्टर को। आपको ये सारी बातें नॉर्मल लगती हैं? मैं आपसे पूछी हूँ ना, क्या ख्याल है आपका, ये नॉर्मल बात है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़ा है वलैत जाके, और आपका जो प्राइम मिनिस्टर हो उसको डिसक्वालीफाई कोर्ट करे और उसको अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें? नॉर्मल तो ये भी नहीं है कि आपके अपने दौर में जहांगीर तरीन बाहर चले जाएं, फिर वापस आ जाएं और उन्हें बिहाइंड दी बार्स ना जाएं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी चार्जशीट के बाद, FIA की रिपोर्टिंग के बाद। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है, न किसी ने रोका किसी को। अभी आपके सामने है, किसी ने किसी अदारे को नहीं रोका। हमारे अपने मिनिस्टर्स अंदर रहे, अलीम खान अंदर रहा, उसके बाद अपना सफ्तान खान अंदर रहा, आपके सामने थे ना, हमारे मिनिस्टर्स थे। तो हमने तो अदारे को बिल्कुल नहीं रोका किसी काम से। अदारे को इक़दाम उठाने चाहिए, और मैं तो ये चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी आपके प्रोग्राम को वसादत से कि ये वक्त आया कि नैब को जितना जल्द हो सके डिसीजंस दे के हर वो बंदा, चाहे हमारी पार्टी का हो या पीपल पार्टी का हो या नून लीग का हो, जिन्होंने गलत काम किया, सबको अंदर करें, क्रॉस द बोर्ड, सबको अंदर करें। जिन पे चार्जेस हैं वो बिल्कुल एड्रेस होने चाहिए। जी हाँ, दे शुड बी। और आखिरी बात, बुज़दार साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ आपसे इस प्रोग्राम में। तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी जब मैं कहूँगी वो नहीं जा रहे? नहीं, मेरा तो कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो ख्वाहिश पे खबर ही नहीं देता। मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो कहीं नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब से जी गुफ्तगू हो रही थी और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहे थे, लेकिन जिन लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है वो सेकंड डोज के बाद भी एहतियात करेंगे और एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होने के बाद क्लैरिटी के साथ पता चल सकेगा कि क्या हो सकता है। फिल वक्त जो है वो आप एहतियात का दामन जो है उसे मत छोड़िए। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।